तो मैं कांग्रेस का एक सिपाही के नाते मैं हक भी रखता हूं, दावे भी पेश किया हूं और मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे टिकट मिलेगा, क्योंकि मैं एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार मैं एमएलए रहा। इसलिए मैं कांग्रेस का पक्का दावेदार हूं और मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि टिकट मुझे ही मिलेगा। मैं आज भी कह रहा हूं कि ओवैसी साहब को, बदरुद्दीन अजमल साहब को, मायावती जी को, चंद्रशेखर जी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए कि अगर आप हमें जाने नहीं देंगे तो मैं भी किशनगंज में रोकूंगा। आप मुझे जाने नहीं देंगे, मैं आपको कैसे आने दूंगा। जावेद साहब का खिलाफ में पूरा माहौल है। मैं चाहूंगा कांग्रेस आला कमान से कि टिकट बदला जाए और अगर बदला जाए तो मैं दावेदार हूं। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। हम मौजूद हैं बहादुरगंज के पूर्व विधायक जनाब तौसीफ़ आलम साहब के बीच। सबसे पहले आपका हम शुक्रिया खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, केडीवी लाइव का। शुरुआत हम करते हैं कि बिहार बंगाल वाला जो मामला चल रहा है, बिहार के टोटो वाले ये बात कह रहे हैं कि बंगाल प्रशासन बिहार का जो नंबर है तो उसे देखते ही मनमाने तरीके से वसूली करते उन्हें रोक दिया जाता है। इस पर कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बंगाल और बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा है। बंगाल एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, और जब तक बिहार और बंगाल का आना जाना या किसी भी, जैसे कि हम लोगों का लोकल मार्केट इस्लामपुर पड़ता है, हम लोग इस्लामपुर जाते हैं, इस्लामपुर वाले किशनगंज जाते हैं, और अगर आना जाना बंगाल का लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, हमारा किशनगंज का आना जाना, बिहार का लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो हम चाहेंगे बंगाल के जो प्रशासन के लोग हैं इन पर तुरंत कार्रवाई करें, और जो भी टोटो भाई हमारे गरीब मजदूर लोग हैं, जो हमारे टोटो भाई इस्लामपुर जाते हैं, उसको कोई भी परेशानी होता है तो उनका जिम्मेवारी बनता है कि उसको कोई परेशानी ना हो। और मैं वहाँ का प्रशासन से आग्रह करूँगा कि अगर आप हमें जाने नहीं देंगे तो मैं भी किशनगंज में रोकूंगा। आप मुझे जाने नहीं देंगे, मैं आपको कैसे आने दूंगा। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बिहार का जो भी टोटो गाड़ी है और भी कोई मोटरसाइकिल है, जीप है, अक्सर देखा गया है कि बिहार का गाड़ी को, चाहे वो इस्लामपुर हो, सिलीगुड़ी हो, अक्सर बिहार का गाड़ी को टारगेट किया जाता है। ये क्या है भाई? आप बंगाल में आप हमको दुश्मन समझते हैं और आपको हम मेहमान समझें, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा चलने नहीं देंगे हम लोग। अगर आप हमारा बिहार का गाड़ी को, हमारा बिहार का टोटो को, बिहार का मोटरसाइकिल को, बिहार का गाड़ी को, कोई भी गाड़ी को अगर आप हस्तक्षेप किए, आप रोकने का काम किए, तो मैं बिहार में जितने भी लोग हैं हमारे, मैं उनसे दूंगा, तो बंगाल के लोगों को आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूं, मैं टकराव के मूड में नहीं हूं। मैं बंगाल और बिहार का जो प्रशासन है, मैं दोनों से आग्रह करना चाहता हूं कि दोनों आप लोग बात कीजिए। बंगाल का गाड़ी को भी बिहार में दिक्कत ना हो और बिहार का गाड़ी को भी बंगाल में दिक्कत ना हो। जैसे टोटो का भी मामला सामने आया है, मोटरसाइकिल का मामला सामने में आया है। क्यों रोकेंगे भाई? हिंदुस्तान का कानून एक है, आप हमको रोकेंगे? हाँ, हमारे पास हेलमेट नहीं है, हमारे पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप किसी वजह से, किसी कारण, बिना कारण आप उसको थाना में ले जाते हैं और 5,000 फाइन कर देते हैं। ये गलत बात है। अगर बंगाल का प्रशासन इसमें ध्यान नहीं देगा तो मैं आग्रह के साथ साथ मैं चेताना भी चाहता हूं कि अगर बिहार का गाड़ी और मोटरसाइकिल के साथ ऐसा हुआ तो बंगाल का भी गाड़ी के साथ किशनगंज में, बिहार में होने लगेगा। अगर बिहार की गाड़ियों को बंगाल में परेशान किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं बिहार में भी इसका रोष दिख सकता है। विधायक जी कह रहे थे। स्थानीय जो सांसद है और जो विधायक हैं, अमूमन इस मामले को लेकर अभी तक उन लोगों को भी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, कुछ नहीं कहा गया उन लोगों की तरफ से। देखिए, जनप्रतिनिधि का आवाज होना चाहिए, जनता का आवाज। जनता में कोई परेशानी है तो जनप्रतिनिधि को दायित्व है कि उसका आवाज बुलंदी से उठाए। अगर कोई सांसद नहीं उठाता है तो उसका जिम्मेवारी उन पर है, कोई विधायक अगर नहीं उठाता है तो उनका जिम्मेवारी उन पर है। लेकिन मेरे संज्ञान में आया, मैं चेतावनी देता हूं बंगाल के सरकार के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनसे, और इस तरह का मामला सामने में आएगा बंगाल में तो बिहार में भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और लगातार आप टिकट की मांग भी कर रहे थे और कर भी रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उस सवाल को पुनः एक बार आपसे किया जाए, उस मांग में आप कायम है या पीछे हट रहे हैं? मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं दावेदारी पेश किया हूँ और कांग्रेस का टिकट मुझे मिलेगा, क्योंकि जो क्षेत्र का आवाज़ है,
क्षेत्र का एक ही मांग है कि इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस का टिकट मिले वो किसी दूसरे को मिले। जावेद साहब का खिलाफ में पूरा माहौल है। मैं चाहूँगा कांग्रेस आला कमान से कि टिकट बदला जाए, और अगर बदला जाए तो मैं दावेदार हूँ और मैं हक रखता हूँ, क्योंकि मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मैं एमएलए रहा, इसलिए मैं कांग्रेस का पक्का दावेदार हूँ और मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि टिकट मुझे ही मिलेगा। इस बात की पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं टिकट आपको मिलेगा, क्या कोई सोर्स है या फिर कोई इस तरह का आश्वासन मिला है आपको? सोर्स क्या, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। कांग्रेस का सिपाही के नाते मेरे अपने ऊपर गर्व है कि मैं कांग्रेस के सिपाही के नाते मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का डिमांड है, कांग्रेस का मांग है, यहां का जनता जन जन कांग्रेसी है, इसीलिए कांग्रेस का जब जन जन में कांग्रेसी है तो कांग्रेस का मांग है, तो मैं कांग्रेस का एक सिपाही के नाते मैं हक भी रखता हूं, दावे भी पेश किया हूं और मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे टिकट मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव लाया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, तो इस कानून को लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आए तौसीफ आलम साहब अपनी क्या राय रखते हैं? नहीं, मैं इसका विरोध में हूँ। इसलिए विरोध में हूँ कि आप एक ही इसमें एमएलए और एमपी को घसीटेंगे, ये ना आप पॉसिबल है, ना आप कर पाएंगे। और इस तरह का होता है तो करोड़ों करोड़ रुपया का बोझ फिर भारत में पड़ जाएगा, हिंदुस्तान पर पड़ जाएगा, इंडिया पर पड़ जाएगा। इसका देनदार कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, वो जब चाहे जो कानून पास कर ले, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है। जन जन का आवाज है कि भाई एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो, लेकिन अपना समय के मुताबिक हो। कुछ दिन पहले आपने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी इंडिया गठबंधन जगह मिलना चाहिए, लेकिन ये हुआ तो नहीं। लेकिन अब थर्ड फ्रंट बनाने की इंडिया एनडीए के बाद एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द शायद इस पर बहुत ऐसी पार्टियां जिसे ना तो एनडीए ने जगह दिया है ना इंडिया गठबंधन, वो तीसरा मोर्चा बनाएंगे। इसको लेकर कुछ मैं आज भी कह रहा हूं कि ओवैसी साहब को, बदरुद्दीन अजमल साहब को, मायावती जी को, चंद्रशेखर जी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए तो कहीं ना कहीं फिर नुकसान इंडिया गठबंधन को ही होगा। बीजेपी को फिर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फायदा हो सकता है। इसलिए मैं आज का डेट में भी मांग करता हूं कि इंडिया गठबंधन में इन लोगों को शामिल किया जाए ताकि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उभर करके सामने आए और इंडिया गठबंधन का सरकार हिंदुस्तान में बने। क्रिकेट को लेकर भी काफ़ी इच्छुक रहते हैं, आप लगातार इसको लेकर बात कर रहे हैं। कुछ माह पूर्व आपने किसी क्रिकेट को लेकर बयान दिया जिसे नेशनल मीडिया ने भी इसे जगह दिया था, चूँकि सिराज नाम से जो एशिया कप हुआ उन्होंने 50 रन पे जो ढेर कर दिया गया श्रीलंका को, तो सिराज का बहुत बड़ा योगदान था। और कहना कि आपने जो बहुत पहले एक मांग किया था कि मुस्लिम क्रिकेट इस तरह को कुछ लेकर के, क्या कहना चाहेंगे एशिया कप को लेकर? देखिए, मेरा आज भी मांग कायम है। हमने कहा था कि शमी जैसा खिलाड़ी को बैठा दिए आप, सिराज जैसा खिलाड़ी को बैठा दिए आप, उमर मलिक जैसा खिलाड़ी को आप बैठा दिए। हमने 3 प्लेयर का नाम लिया था और आप शमी को मौका दिए, शमी अच्छा खेला। सिराज को मौका दिए, आपको एशिया कप जिता दिया। उमर मलिक को बैठा दिए हैं, ये भी खल रहा है लोगों को। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो शमी जैसा खिलाड़ी को खिलवाना होगा, सिराज जैसा खिलाड़ी को खिलवाना होगा, उमर मलिक जैसा खिलाड़ी को खिलवाना होगा, नहीं तो वर्ल्ड कप जीतना मुमकिन नहीं है। और कुछ खिलाड़ी हैं जिनको खिलवाना चाहिए, जैसे विराट कोहली है, जैसे आपका रोहित शर्मा भी जी है, और जैसे आपका केएल राहुल है। ये सब खिलाड़ी है, ये सब खिलाड़ी में से किसी को भी अगर आप बैठाने का काम करते हैं तो वर्ल्ड कप जीतना मुमकिन नहीं होगा। मैं आज के डेट में भी दावे के साथ कहता हूं कि शमी, सिराज, उमर मलिक को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो इन तीनों खिलाड़ी को खिलवाना होगा। पुरानी संसद से होकर देश नए संसद तक का सफर तय कर चुका है, अब नए संसद को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नई संसद का जरूरत नहीं था। पुरानी संसद हमारा क्या कहते हैं कि 74 साल 76 साल या आज़ादी का जो हो गया वो हमारे शान बन चुका था
और आज के डेट में कोई ज़रूरी नहीं था। आज हमारा देश में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल का ज़रूरत है। एम्स जैसा अगर शाखा हमारा किशनगंज में खुल जाए तो हमारा सीमांचल को फायदा हो सकता है। इसी तरह से जैसे आप 30,000 करोड़ का 3,000 करोड़ का आप एम्स ये सांसद बनवाए, इसका ये पैसा आप एम्स में खर्चा करा देते तो जगह जगह एम्स हो जाता। आज हमारे इंडिया में जो इलाज का व्यवस्था का जो ये है, आज दिल्ली एम्स में चले जाइए कोई गरीब आदमी का इलाज नहीं होता है। आज किशनगंज में आप एक भी गरीब आदमी का इलाज बता दीजिए, जिसके पास पैसा है वो इलाज करा पाता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो अल्लाह में आके प्यारे हो जाते हैं। हमारा मांग था कि आप एम्स जैसा हॉस्पिटल आप किशनगंज में खुलवा देते तो आपका एक उद्धार हो जाता, हिंदुस्तान का उद्धार हो जाता, इलाके का उद्धार होता। हम भी गर्व के साथ कहते कि हमारा किशनगंज जैसा जगह में एम्स जैसा हॉस्पिटल है। मैं नया संसद को ये मेरे हिसाब से गलत हुआ है। किशनगंज लोकसभा सीट डॉक्टर जावेद को लेकर आप लगातार उग्र मिजाज रखते हैं और बड़ी ही बेबाकी से आप ये कहते हुए न जाएंगे उनको अगर टिकट देता है तो शायद महागठबंधन इंडिया को नुकसान हो जाए, तो फिर जीत किसकी हो सकती है? देखिए, जीत तो जनता तय करेगी, लेकिन आज का डेट में हमारे सांसद महोदय के खिलाफ में माहौल है। इसीलिए मैं कांग्रेस के पास दावा किया हूं, मैं आला कमान के पास दावा पेश किया हूं कि टिकट काटा जाए सांसद महोदय का और टिकट हमें दिया जाए। आप माहौल जांच कर लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए कि इंडिया गठबंधन के तरफ माहौल है, लेकिन आप टिकट फिर अगर जावेद साहब को दीजिएगा तो कहीं ना कहीं फिर नुकसान उठाना पड़ेगा हमको। विधानसभा चुनाव 2025 को होंगे या पहले होंगे, इसके लिए अभी वक्त है। आपकी क्या कुछ तैयारियां चल रही है बहादुरगंज के लिए? चूंकि 4 बार के आप वहां विधायक रहे और पहली दफ़ा जब आप चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस के मंत्री जाहिदुर रहमान साहब को निर्दलीय में आपने उनका जमानत जब्त करा दिया था। एक बहुत बड़ा वर्चस्व। एक समय ऐसा भी आया बहादुरगंज में कि एक ऐसा लग रहा था कि शायद आपको कोई हरा नहीं पाएगा, फिर पतंग की आंधी आई और आप भी उसमें ढेर हो गए। 2025 के लिए क्या तैयारी चल रही है आपकी? देखिए, तैयारी जहाँ तक सवाल है बहादुरगंज विधानसभा का, बहादुरगंज विधानसभा के लोग ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मुझे वोट देने का काम किया और पहली बार तो हमको निर्दलीय जिताने का काम किया। इसलिए बहादुरगंज विधानसभा का अगर जिंदगी भर हम अगर गुलामी करें तो कम होगा। हार जीत मेरे लिए मायने नहीं है। जनता का 4 बार जिताया है, 1 बार हराया है और फिर मौका देगा, फिर जीतूंगा। मुझे बहादुरगंज विधानसभा पर कोई मलाल नहीं है, बल्कि जनता का फैसला मेरे सराहों पर है। मैं उनका फैसला का कदर करता हूं और जो भी फैसला किया है बहादुरगंज विधानसभा के लोग, मैं वेलकम करता हूं। सोशल मीडिया में एक मामला फिर बहुत तेज़ी से चल रहा है। दौला पंचायत है किशनगंज में एक, जहाँ पे 1 साल के अंदर मनरेगा के तहत 12 करोड़ का काम किया गया है। हालांकि बहुत सारे वहाँ एक बड़े लीडर का घर भी है, लेकिन बड़े लीडर का घर भी है, लेकिन मनरेगा जिला परिषद इत्यादि को दिया नहीं जाता है। लेकिन फिर भी 12 करोड़ का योजना सिर्फ एक पंचायत में होना क्या दर्शाता है? क्या काम हुए होंगे? हाँ, 12 करोड़ का जो काम सामने में आया है हम लोग भी सुने हैं, लेकिन एक पंचायत में, क्योंकि हम भी मुखिया रहे हैं, पहली बार मुखिया थे, उसके बाद हमने एमएलए बना, 4 टर्म लगातार रहा, तो एक पंचायत में 12 करोड़ का काम संभव है नहीं। हमको तो कहीं ना कहीं लिपापोती लगता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी लगता है। इसमें जांच होना चाहिए, चाहे वो मुखिया दोषी हो, चाहे वो मनरेगा के पदाधिकारी दोषी हो, चाहे बीओ हो, चाहे वो जिला के जो एक्जीक्यूटिव रैंक का पदाधिकारी हो, चाहे जो भी पदाधिकारी इसमें लिप्त है, इस पर जांच होनी चाहिए और जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संभव नहीं है कि 12 करोड़ का काम एक पंचायत में हो जाएगा। हम लोग भी मुखिया रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि 12 करोड़ का काम ईमानदारी से किया होगा, इसलिए इसमें जांच होना चाहिए। लगातार ठेकेदारों की मनमानी किशनगंज जिले में सामने आ रही है। अल्ताहाट के हाई स्कूल का मामला आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, किस तरह से भवन बनाए गए कि जो बीम होता है वो टेढ़ा हो गए हैं और स्थानीय युवाओं की मदद से मामला प्रकाश में आया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे ठेकेदार संवेदकों को लेकर के? ऐसे ठेकेदार पर सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि FIR करके उसको जेल भेजने का काम करना चाहिए। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा, ऐसे कहीं का भी ठेकेदार हो, ऐसे अगर काम करता है, 2 नंबर काम करता है, तो उस पर FIR सिर्फ नहीं करना है बल्कि टास्क फोर्स गठित करके उसको तुरंत अरेस्ट करके उसको जेल भेजने का काम करना चाहिए और स्पीड ट्रायल करा करके उसको तुरंत सजा दिलाना चाहिए, ताकि आने वाला ठेकेदार डरेगा, आने वाला कल काम सही होगा। इसलिए मैं चाहूंगा जिला प्रशासन में कि तुरंत इसको कार्रवाई करे।
आखिरी सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि किशनगंज में जो है विधायक भी कांग्रेस के आपके और सांसद भी कांग्रेस के, लेकिन अगर हम लाहरा चौक से निकलते हैं और पश्चिम पाली आते हैं, जाम जो होती है वो एक अलग बात है, लेकिन मारवाड़ी कॉलेज के इर्द गिर्द का जो रास्ता है तो आदमी पैदल सही से नहीं चल सकता है। क्या आप ही के पार्टी के विधायक और सांसद है, कम से कम तमाम तर लोग, पूरा जिला मुख्यालय यहाँ से क्रॉस करता है, कम से कम ये सब जगह जो फ्रंट पेज का है वो सही हो, दुरुस्त हो, इस पर तो कुछ। देखिए, जहाँ तक लाहरा चौक से किशनगंज घुसने वाली रास्ता है जिसमें कॉलेज भी है, जिसमें FCI गोदाम भी है, जिसमें पूरा टाउन क्षेत्र आता है, लाहरा, मैं तो चाहूँगा कि लाहरा से अंदर मार्केट होता हुआ आपका जो रेलवे गुमटी किशनगंज पड़ता है यहाँ तक चौड़ीकरण करके डबल रोड बनाना चाहिए। और ये जिम्मा है नगर को भी है, ये जिम्मा PWD को भी बनता है, ये जिम्मा जो सांसद और जो MLA है इनको भी जाता है। इनको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि जनता का परेशानी नेता का परेशानी होता है, और जनता का परेशानी अगर नेता नहीं लेगा तो वो फिर नेता नहीं होगा, तब तो वो क्या कहते हैं, कुर्सी का लालची होगा। मैं तो चाहूंगा जो भी पद जिसमें कुर्सी में है, मैं ये नहीं कहूंगा कि MLA काम नहीं कर रहा है, MP नहीं कर रहा है, जो भी कुर्सी में है इसको संज्ञान में लेना चाहिए और इसको तुरंत चौड़ीकरण का काम करना चाहिए। लाहरा से किशनगंज जो घुसते हैं उसके बाद पश्चिम पाली होते हुए आपको किशनगंज रेलवे गुमटी तक जो आता है ये रोड चौड़ीकरण होना चाहिए और 2 लेन होना चाहिए, एक रोड जाने का, एक तरफ आने का, इस पर काम होना चाहिए। जगह जगह बाईपास की जो आपके लोहागड़ा का भी मामला है, सुंदरबाड़ी मारडंगा का भी मामला है, कुछ दिन पहले जिला परिषद के साथ भी एक मामला हुआ था कि बाईपास की जो नेशनल हाईवे जो बन रहा है लगातार लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, ये तो केंद्र का पुल है, केंद्र का रोड है, इसमें पहले रोड में बन गया होगा, इसीलिए शायद वो लोग ये कर रहा है। लेकिन मैं तो मांग करता हूं कि इन लोगों का मांग जायज है। जहां जहां भी रोड क्रॉसिंग का मामला है, ओवरब्रिज का मामला है, मंदिर क्रॉसिंग का जो मामला है, जायज मांग है। एस्टीमेट बना करके चला गया पहले का इंजीनियर, जो लोग यहाँ का लोगों से पहले पूछना चाहिए था कि यहाँ आवागमन कैसा है, नहीं है। ये लोग आंख मूंद करके, चश्मा पहन करके एस्टीमेट बना करके पास करके काम करा रहा है। मैं कहूंगा कि गडकरी जी से कि फिर से रिव्यू करके इस एस्टीमेट को जहां जरूरत है क्रॉसिंग पुल का, जहां ओवरब्रिज का, जहां अंडर क्रॉसिंग का, इसमें काम होना चाहिए। अभी तो मान रहा हूं कि ठेकेदार का गलती नहीं है, ठेकेदार जो एस्टीमेट है उसमें काम कर रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर आने वाला समय में नुकसान होगा, आने वाला समय में दिक्कत होगा, इसीलिए ये मांग जायज है। जो भी चाहे वो लोहागड़ा का मामला हो, चाहे वो पवाखाली का मामला हो, चाहे वो मारडंगा चौक का मामला हो, चाहे वो जिला का कहीं भी जो अंडर क्रॉसिंग का मामला हो, जरूरत है, बननी चाहिए। अभी भी एक पोस्ट हमारे नज़र से गुजरा, सौदसरा नदवी साहब जो कि ठाकुरगंज के विधायक है, उन्होंने लिखा है कि भरभरी खरखरी का जो मामला पुल को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ, तमाम तरह से आप लोग भी मांग उठाते रहे, अब मंजूरी मिल गई है उसका, बस टेंडर होना बाकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अच्छी बात है, काम होने जा रहा है, लेकिन एक पुल से बन जाने से किशनगंज जिला का समाधान नहीं होगा। आप चले जाइए टेढ़ागाछ में सुइया पुल आपका पड़ा हुआ है, आप चले जाइए लोधाबाड़ी पुल आधा अधूरा बना हुआ है, आप चले जाइए मटियारी पुल आधा अधूरा काम, मतलब क्या कहते हैं कि रोड दोनों तरफ से प्रधानमंत्री आया हुआ है और पुल के बगैर काम पड़ा हुआ है, आना जाना नहीं हो रहा है। इसी तरह से बहुत ऐसे पुल हैं जो जरूरतमंद हैं। सिर्फ खारी खरखड़ी पुल बन जाने से जिला का समाधान नहीं होगा। आप किशनगंज से बहादुरगंज वाली जो रोड है इसमें 4 लेन होना चाहिए। बहुत सारे काम है जिला में जो अभी जरूरत है, और मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ खरखड़ी पुल हो जाने से किशनगंज जिला का भला हो जाने वाला है। जब तक किशनगंज से बहादुरगंज चौड़ीकरण 4 लेन नहीं बन जाता है, इस जिला का समाधान नहीं होगा। जब तक के किशनगंज से ठाकुरगंज चौड़ीकरण 4 लेन नहीं बन जाता है, इस जिला का समाधान नहीं होगा। जब तक के सुइया पुल नहीं बन जाता है, मटियारी पुल नहीं बन जाता है, लोधाबाड़ी पुल नहीं बन जाता है, तब तक इस जिला का समाधान नहीं हो सकता है। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे किशनगंज के आवाम तक पहुंचाना चाहे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के? एक ही मेरा ये है कि हमारा किशनगंज जिला का जितने भी नेतागण हैं, जितने भी हमारे सोशल वर्कर हैं, जितने भी हमारे समाज सुधार लोग हैं, जितने भी जनता हैं,
किशनगंज का विकास का मांग हम लोग रखिए, एक ही मांग रखिए कि किशनगंज को कोई विकास नहीं चाहिए, किशनगंज को सिर्फ और सिर्फ एएमयू का शाखा में पैसा चाहिए, किशनगंज में सिर्फ और सिर्फ एम्स का शाखा चाहिए, किशनगंज में सिर्फ और सिर्फ जो सुरजापुरी बिरादरी को हम लोग एनेक्सर 1 में नहीं लिया गया है उसको एनेक्सर N में कैसे लाया जाए, ये 3 मुद्दे पर फोकस करना चाहिए। मैं जितने भी सोशल वर्कर हैं, जितने भी मीडिया के लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि किशनगंज जिला का तब तक भला नहीं हो सकता है जब तक एएमयू का शाखा में पैसा नहीं आ जाए, जब तक के एएमयू का शाखा में काम शुरू ना हो जाए तब तक किशनगंज का भला नहीं हो सकता है। और किशनगंज में जब तक एम्स का शाखा नहीं खुल जाता है तब तक किशनगंज जिला का विकास हम गिनती में नहीं देते हैं। और जब तक किशनगंज जिला में सुरजापुरी बिरादरी को एनेक्सर 1 में नहीं लाया जाता है तब तक हम किशनगंज को विकसित हम नहीं समझेंगे। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से भी, खास करके आपका केडीवी लाइव बहुत अच्छा चैनल है और आप लोगों का जो अभी सोशल में काम चल रहा है इसी तरह से काम करिए, मेरा यही दुआ है। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि इस 3 मुद्दे पर फोकस करिए और ये 3 मुद्दे पर कोई भी दल का राजनीतिक नहीं होना चाहिए। मैं ये 3 काम जो कराएगा मैं उनके साथ हूं। मैं झंडा नहीं देखूंगा, बैनर नहीं देखूंगा, पार्टी नहीं देखूंगा, मैं किशनगंज में एएमयू में पैसा देखूंगा, मैं किशनगंज में एम्स का शाखा देखूंगा, मैं किशनगंज में सुरजापुरी बिरादरी को एनेक्सर 1 में लाया जाए यही देखूंगा। ये 3 काम जो कराया मैं उस पार्टी के साथ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। 3 मुद्दे को गिना रहे थे, बहुत काम की और अहम की मुद्दों को गिनाया गया और एक बड़ी बात तौसीफ आलम साहब की तरफ से निकल कर सामने आई कि इन मुद्दों को लेकर जो बात करेगा, जो इसको लेकर काम करेगा, पार्टी के झंडे को साइड में रखकर ये उनके साथ होंगे, चूंकि ये हमारे जिले के विकास से जुड़ी हुई बातें हैं। विदा लेना चाहेंगे आपसे, गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाते रहे और मर्यादित तरीके से सभ्यता में रहकर हम दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई इसको लेकर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।